हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका चल रहा है। और हम इसी में हम लोग देख रहे थे पालमपुर जो गाँव है, एक काल्पनिक गाँव पालमपुर की कहानी को हम लोग पढ़ रहे थे। बेसिकली हम लोग उसमें प्रोडक्शन की चीजों को पढ़ रहे थे। काल्पनिक गांव है और इससे माध्यम से हम जानना चाहते थे कि किस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, क्या उनका है, किस तरह संसाधन है, कौन कौन सी चीजें गांव में उपलब्ध है, कौन कौन सी आर्थिक गतिविधि हैं, कौन कौन सी जो अब कृषि का गत काम है, कितने लोग गांव में रहते हैं, क्या उनकी स्थिति है, गांव की स्थिति क्या है, बिजली है, पानी है, सुख सुविधा किस प्रकार की हैं। इन सभी को हमने पढ़ा और हमने देखा क्या क्या चीजें हैं उत्पादन के संगठन के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, भूमि, भौतिक पूंजी, टरबाइन, इन सारी चीजों को हमने गौर करके आपका देख लिया और आपका बात कर लिया। ठीक है, आगे बढ़िए। तो जो है हमने इसमें बात करी, तो ये आपकी भौतिक पूंजी को हमने देख लिया था। भौतिक पूंजी क्या होती है, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ें। आप शुरू करते हैं पालमपुर में खेती। ये जो पालमपुर में खेती है वो आपका बेसिकली किस प्रकार की है। तो सबसे पहले जो पालमपुर में खेती है उसको देख रहे हैं, तो देखिए आप लोग, भूमि की स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेतों पर निर्भर हैं। कितने भाई? 75% लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर। यानी कि अगर गांव में 100 लोग हैं तो 100 में से 75 लोग ऐसे हैं जो किस पर डिपेंड है, वो आपका कृषि पर ही डिपेंडेंसी उनकी बनी हुई है। वे किसान अथवा किसान श्रमिक हैं, या तो वो इन 75% में या तो वो किसान हो सकते हैं या फिर खेतों में काम करने वाले जो मजदूर है, किसान श्रमिक है, वो आपका हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा है। हित का मतलब होता है किसी का बेनिफिट, किसी का लाभ, उससे जुड़ी चीजें, वो कैसे हैं? उत्पादन से आपका जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन की एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र स्थिर है। पालमपुर वर्ष 1960 से ही आज तक जुताई के अंतर्गत भू क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव में कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। नई भूमि को खेती योग्य मानकर कृषि के उत्पादन और उसको बढ़ावा देने की कोई गुंजाइश आपकी नहीं है। कैसी नहीं है? कोई गुंजाइश आपकी नहीं है। भूमि की मापने की इकाई सेक्टर, यद्यपि गांव में भूमि को बीघा, मुट्ठी जैसे आदि इकाइयों में मापा जाता है। किसमें? बीघा, मुट्ठी इकाइयों में मापा जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? कह रहे जो 1 हेक्टेयर भूमि है, आप उसका कंपैरिजन अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? ये देखिए, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब देखिए, एक तो सिंपल हमने ये पढ़ लिया कि भाई पालमपुर में जो भूमि है किस प्रकार की है, कैसी है, क्या उसकी स्थिरता है, कैसे कुछ है, इसको हम लोग आपका देख चुके हैं और बात भी करी है कि किस प्रकार ये भूमि है। ठीक, अब इसमें हमने देख लिया, पूरी स्थिति हमको बता दी। अब दूसरी है कि भाई भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। अब जितनी पालमपुर में आपकी जमीन है वो तो उतनी स्थिर है, जमीन को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, तो हम किसको बढ़ाएंगे? जो हमारी पैदावार है, हम आपकी पैदावार को ही तो बढ़ा सकते हैं। तो हमको कौन से ऐसे तरीके अपनाने चाहिए, कौन से ऐसे पैटर्न को बढ़ावा देना चाहिए कि हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं?
ये सारी चीजें हमारे लिए भी व्यक्तिगत तौर पर ही उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पालमपुर की हम गांव की कहानी को हम लोग समझ रहे हैं। क्लियर है? मान लीजिए आपका गांव है और आपके गांव में पूरे 100 हेक्टेयर भूमि है और आप इस लैंड को तो नहीं बढ़ा सकते, तो हम क्या बढ़ाएंगे? जो हमारा प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे। ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है, स्थिर बनी हुई है। लैंड तो कितनी है उतनी, तो हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा? जो हमारा प्रोडक्शन है हमको वो ही बढ़ाना पड़ेगा, और उसी को हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? चलिए यहां से एक बार वापस देख लीजिए क्या स्थिति है, कैसा कुछ रहा है, समझिए। उत्पादन के इस पूरे चक्र को आप समझेंगे तो चीजें और भी आसान हो जाएंगी। देखिए अब है क्या उसकी पैदावार को हम कोई आपके बढ़ाने का तरीका है? तो हाँ, हम उसकी खेत की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जैसे कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ इस प्रकार की फसल पैदा की जाए जैसे सुविधा उपलब्ध हो, यानी कि हमको वैसी ही फसलों को पैदा करना चाहिए जैसे जैसे हमारे पास उनकी फैसिलिटी है। क्लियर है? और उस जैसी ही आपका सुविधा उपलब्ध हो उसी के अनुसार। मान लीजिए अगर हमारा लगता है कि हमारा लैंड आपका मूंगफली उगा सकती है तो हमको मूंगफली उगानी चाहिए। लगता है कि हमारा लैंड आपका मक्का उगा सकती है तो हमको मक्का उगाना चाहिए। पालमपुर उत्तर प्रदेश के एक पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है, यानी कि वेस्टर्न यूपी की तरह लगता है, क्योंकि यहाँ बिजली, पानी, खाद इत्यादि की भरपूरता है और अच्छी खासी लैंड है। पालमपुर के समस्त भूमि पर खेती की जाती है। तो मेनली क्या है, कोई भी भाग ऐसा खाली नहीं है जिस पर खेती नहीं होती हो, सारे भाग पर खेती होती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बेकार का मतलब है, एक भूमि होती है परती भूमि। परती आपने सुना होगा, आम शब्द है। अगर कोई भूमि खाली पड़ी है जिसका उपयोग नहीं करते उसको हम परती कह देते हैं। बरसात के मौसम, बरसात का मौसम कौन सा है? ध्यान देख लीजिए, खरीफ का मौसम। खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। क्या उगाते हैं? ज्वार और बाजरा। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आप जानते हैं ज्वार और बाजरा जो आपका उगाया जाता है, उसका जो आपका हरा पौधा होता है उससे क्या होता है? पशुओं का चारा बनता है। इसके बाद अक्टूबर और सितंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। क्या लगाया जाता है? आपका अक्टूबर और सितंबर के बीच आलू। सर्दियों के मौसम में खरीफ की खेती गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में खाने के लिए शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक बड़े भाग में गन्ने की खेती की जाती है। इसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। ठीक, गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारी को बेचा जाता है। कैसा होता है? गुड़ या शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। ठीक, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाता है क्योंकि सिंचाई की सुविकसित आपकी व्यवस्था है। अब देखिए, आप एक साल में 3 अलग अलग आप फसल ले रहे हैं, तो 3 अलग अलग फसल लेने का सिंपल सी मतलब है कि आपके यहाँ सिंचाई की जितनी पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए आपके पास वो सारी सुविधा है। पालमपुर में बिजली जल्द आ गई थी। बिजली का मतलब लाइट, तार वगैरह बहुत जल्दी खिंच गई थी। उनका मुख्य आपका प्रभाव यह पड़ा कि जो आपका सिंचाई का जो आपका पैटर्न था वो पैटर्न पूरा बदल गया। तब तक किसान कुएं से रहर द्वारा निकालकर छोटे खेतों की सिंचाई किए जाते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलाने वाले आपके नलकूप ज्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। आप कह रहे हैं कि जो आपका बिजली की जो आपकी ट्यूबवेल है उससे क्या होता है, बहुत अच्छे ढंग से आपका आप क्या कर सकते हैं, अपनी लैंड की जो है आपका सिंचाई जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। और यही कारण है कि पालमपुर में जो एक साल में 3 बार जो है आपका फसल उगाई जाती है और अच्छी खासी होती है। कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। जल्द ही किसान अपने इस निजी नलकूप लगाना प्रारंभ कर दिए हैं। परिमाण 1970 के दशक के मध्य से ही 200 हेक्टेयर पूरे खेत जीते जा चुके हैं। क्षेत्रों की आपका सिंचाई होने लगी है और एक वर्ष में किसान भूमि को एक से ज्यादा फसल पैदा करने को
फसल विविधता कहते हैं। अगर आप एक किसी वर्ष में किसी किसी भूमि पर अगर आप एक से ज्यादा जो फसल है अगर आप वो पैदा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? ध्यान दीजिए, बहुविधि फसल प्रणाली। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने का सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से ही तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा क्या करते हैं? पिछले 15-20 सालों से आलू पैदा करते हैं। यानी कि पालमपुर गांव के जो किसान हैं वो खेती पर अच्छे डिपेंडेंट है और खेती से अच्छा खासा प्रोडक्शन ले रहे हैं। एक साल में 3 वो आपकी फसल का क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उत्पादन। इसी उत्पादन की वजह से वो क्या हो रहे हैं? 3 फसलों की वजह से उत्पादन कर रहे हैं और वो अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। और कारण है यहाँ जो आपका सिंचाई है वो आपका सिंचाई की सुविधा अच्छी है, जिसके कारण ये सारी चीजें बड़ी संभव हो पा रही हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि पालमपुर में एक साल में 3 फसलें आसानी से ली जा रही हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका बच्चों मुख्य कारण है वहां की सिंचाई अच्छी होना। क्लियर है? जैसे गेहूं, बाजरा और आलू उगा रहे हैं, या बाजरा, गन्ना और आलू उगा रहे हैं। क्लियर है? तो ये इस तरह की ये आपके विभिन्न फसल हैं जिनका वो उत्पादन आपका अपने लिए कर रहे हैं। तो एक बार भूमि की पैदावार बढ़ाकर ही हम आपका लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं भूमि की आपका पैदावार का लाभ उठाने का, उन तरीकों को हमने इसमें पढ़ने का प्रयास किया है। एक बार देख लीजिए मेरा। अब देखिए, अब एक सारणी हमको मिली है और डाटा हम ज्यादा मॉडल नहीं देखेंगे। सबसे पहले देखिए 1950 से 51 के बीच पालनपुर में ये कोई आपका 132 आपका मिलियन हेक्टेयर उसका आपका जुताई क्षेत्र था। 2014-15 में ये क्षेत्र कितना हो गया? 198 मिलियन। तो 2017 से 16 के बीच ये कितना पहुंच गया? 200 मिलियन। यानी कि लगातार यहाँ क्या था? जोत का जो आकार है वो कैसा हुआ है? बढ़ा है, इंक्रीज हुआ। कैसा हुआ है? लगातार इंक्रीज हुआ। ये आप देख सकते, देख लिया। ऐसे कुछ डाटे जो है, जो डाटा है वो आपका जुताई क्षेत्र का वो भी आपका दिखा रहा है। ये 1951 का है, ये 2000 का है, और आप देखिए 16-17 के बीच यानी कि 200 आपका पूरा दिखा रखा है। ये मिला हुआ है, थोड़ा सा गैप है बच्चों। अगर यहाँ देखोगे ये DI है, डाटा इंटरप्रिटेशन के माध्यम से भी, बार ग्राफ इत्यादि के माध्यम से भी हमको जो आंकड़े हैं, डाटा है, उनको आपका समझाया जाता है। देखिए ये कह रहे हैं पॉकेट बुक ऑफ द एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक 2020 में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने आप कृषि निगम और किसान आपके जो कल्याण विभाग है उसके माध्यम से ही ये डाटा जो है आपका जारी किया गया है और उसी के अनुसार ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। चलिए, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं और पैदा करने वाली जो फसल है आप उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों, तो आपकी फसलों की सूचना के आधार पर निम्नलिखित सारणी को बढ़िए कि आपके यहाँ कौन कौन सी फसल होती है, पहली बात किस मौसम में बोई जाती है, कौन कौन सी फसल होती है, काटी कब जाती है, और 1 हेक्टेयर में कितना उनका उत्पादन होता है, सिंचाई किस माध्यम से होती है। तो आप देखेंगे कि एक जमीन के टुकड़े पर उत्पादन को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका है आप उपज को आप मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर जो विधि है उनसे करें और उपज को भूमि के टुकड़ों से जोड़ लें, इन सारी चीजों को, और मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापें। 1960 के दशक के मध्य से खेती की जो आपके ट्रेडिशनल जो आपके बीज थे उन बीजों को देखें, जिससे उपज में क्या फर्क पड़ा है, परंपरागत बीजों की क्या सिंचाई की स्थिति है, किसानों को उर्वरक के रूप में उगाए जा रहे हैं, गाय गोबर की दूसरी प्राकृतिक खाद कैसी है, ये क्या कर रहे हैं, किसानों के पास ताकत का उपलब्ध क्या है, इनको खरीदना कैसे पड़ रहा है, इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिए।
ठीक। अब देखिए मेन क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर है, और ये 1860 का दशक, दशक मतलब 10 साल का, यानी कि अगर 1960 की बात हो रही है दशक में, तो 1970 के इसके बीच के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। दशक मतलब 10 वर्ष, 10 वर्षों की आपका बात की। तो 1960 के दशक के अंत में ही हरित क्रांति भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज, तो अधिक उपज देने वाले बीज का नाम क्या है, HYV, ये बीज है। HY बीज के द्वारा ही गेहूं और चावल की खेती करने का तरीका सिखाया गया, और परंपरागत बीजों की तुलना में HY के बीज में एक पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज की पैदावार की गई। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के ऊपरी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने में बहुत ज्यादा पानी और रासायनिक कीट खादों की जरूरत होती है। कह रहे हैं कि जो ऐसे बीज हैं जो क्या करते हैं, अधिक आपका देते हैं, क्या देते हैं, उपज देते हैं, ऐसे बीजों को जो अधिक उपज देते हैं उनको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि इन बीजों को सिंचाई अधिक करनी पड़ती है। और साथ में क्या है, रासायनिक खाद और जो आपके कीटनाशकों की जरूरत कैसी होती है, ज्यादा होती है। यानी कि अधिक पैदावार उत्पन्न करने वाले बीज के लिए सिंचाई की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए पेस्टिसाइड्स अच्छे होने चाहिए, तभी वो अच्छा प्रोडक्शन आपका दे सकते हैं। और अधिक उपज केवल अति उपज प्रजाति के बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आदि के संयोजन से ही होगा। यानी कि अगर हमको अच्छी खासी पैदावार लेनी है तो अच्छी खासी पैदावार के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास अच्छे बीज होने चाहिए, सिंचाई की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, और रासायनिक उर्वरक हमारे पास होने चाहिए, और कीटनाशक होने चाहिए। आप जानते हैं अगर आपने अच्छा बीज लगाया है तो उसके पौधे अच्छे जमेंगे, आपने सिंचाई बढ़िया करी है तो वो पौधा आपका बड़ा होगा, और आप उसमें टाइम पर उर्वरक, पोटास, ये सब चीज डालेंगे तो और अच्छी उसकी वृद्धि होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। और अगर उसको आपका कीड़ा लग जाता है तो आपको कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमको अधिक पैदावार करने के लिए बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता पड़ती है। और कह रहे हैं भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। कह रहे हैं भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, क्लियर है, वेस्टर्न यूपी में कुछ जिले आते हैं जैसे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौर, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, क्लियर है, मुरादाबाद, ये बहुत सारे ऐसे जिले हैं। और आपका इवन जो आपका नोएडा, हापुड़ वाला जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, और संभल वगैरह, ये सारे क्या हैं, वेस्टर्न यूपी के ही पार्ट है। कह रहे हैं यहाँ सबसे पहले मॉडर्न खेती को आपका सबसे पहले इन लोगों ने आपका प्रयोग में लिया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, नलकूप को पता है क्या कहते हैं आप लोग, ट्वेल का प्रयोग किया, जो आपका मोटर से चलती हैं, जो आपका बिजली से चलते हैं, उनको बोलते हैं नलकूप, यानी कि ट्वेल का प्रयोग किया। और HY बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल को गहाने के लिए मशीन। अब आप जानते हैं कि अगर आप अपने खेत की जुताई ट्रैक्टर के माध्यम से करेंगे तो जमीन अच्छी कैसी होगी, उर्वरक होगी। और आप सब चीजों को अगर मशीनीकृत करेंगे तो चीजें आसान होंगी और अच्छी होंगी, जिससे जुताई और कटाई के काम में तेज कर दिया। उन्होंने गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त की। जब उन्होंने खाद बीज अच्छा लगाया, जमीन की अच्छी जुताई निराई गुड़ाई करी, तो उनके यहाँ क्या हुई, जो गेहूं की जो आपकी पैदावार थी वो आपका बढ़ गई। क्या हुआ, गेहूं की पैदावार आपका बढ़ गई। पालमपुर में परंपरागत बीजों की उपज आपका 1300 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जबकि HY बीज से 3200 किलो हो गई। ये तो वो थे
जो आम रूप में हमेशा के वहां के लोग जो आपका बीज बोते आ रहे थे, उनको हमने बोल दिया परंपरागत बीज। उनसे उत्पादन कितना हुआ ये, और जो आपके नए आधुनिक बीज थे, अब उनसे उत्पादन कितना हुआ इतना। अब आप मुझे बताइए, 3000 आपका 200 में से 1300 को माइनस कर लीजिए, इतने का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा परंपरागत बीज और HY बीज के बीच जो अंतर है। क्लियर है? प्रति हेक्टर की बात कर रहे थे। गेहूं में उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, किसानों के पास बाजरे को बेचने का अब अधिशेष। अधिशेष का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपने कोई चीज का उत्पादन किया, उसमें कितना खर्चा आया, उस खर्चे को माइनस कर जो आपने फसल बेची है, जो शेष आपको नेट लाभ मिला, उसको आप बोलते हैं अधिशेष। क्लियर है? गेहूं की काफी मात्रा आपकी उपलब्ध थी, यानी कि जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आप अपने खाने से अलग आप उसको बेचने भी जाओगे। क्लियर है? और जो बेचोगे उससे जो आपका पैसा मिलेगा वही आपका अधिशेष है। पहले आप 10 कुंटल गेहूं आपका पैदावार कर रहे थे, मान लीजिए 2 बीघे में, 5 बीघे में या 1 हेक्टर में। 10 कुंटल गेहूं से आपने पूरी उसकी लागत को अच्छे से कैलकुलेट किया, तो आपको समझ आया कि आपके पास अधिशेष कुछ बच ही नहीं रहा है। जितना आपने मेहनत करके जो पैसा लगाया था बीज खाद पानी में, और जितना अब आपकी पैदावार है वो आपके बराबर सराबर है, आप बेच नहीं सकते ज्यादा। लेकिन जब आपने HY बीजों को बोया, अच्छी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करी और लार्ज क्वांटिटी में आपका प्रोडक्शन हुआ, तो आप उसको मंडी बेचने जाओगे और उसके बदले जो बेचकर आपको सारी, मतलब मान लीजिए टोटल आपके 100 रुपए का आपका गेहूं हुआ और आपकी लागत आई 20 रुपए, तो 80 रुपए जो आपको नेट बचा, यही है अधिशेष। इस तरह से आप काउंट करोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है? तो ये पूरा एक बार आप इसको देखिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कैसे आपका लगातार यहाँ पर आपका प्रोडक्शन कैसे आपका बढ़ता चला गया। देखिए, ठीक। और आप देखिए 2019-20 में कि कहाँ 10 था और कहाँ से आपका 23 आ गया, जबकि 2017-18 में 25 था। सबसे अच्छा यहाँ आपको उत्पादन था दालों का। गेहूं कहाँ 10 थी, अब यहाँ 108। तो लगातार उसके डाटों को दिखाया गया है कि कैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्लियर है? तो जब आप अच्छी किस्म के बीज, सिंचाई, निराई, गुड़ाई और तकनीकी आधार पर आप जब कृषि करेंगे तो उसका लाभ निश्चिंत ही आपकी फसल को मिलेगा। आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। आपका अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप उसको अधिशेष अधिक प्राप्त कर पाएंगे। आइए, अब ये तो हमने देख लिया कि भाई अधिक बीज, अगर हमको अधिक आपका पैदावार करनी है तो हमको कुछ अलग करना होगा, और अलग करने के लिए हमको HY बीज, खाद, बीज, पानी इत्यादि देने पड़ेंगे। अब ये तो हमने सब कर लिया, हमने वो आपका प्रोडक्शन कर ली, लेकिन हमारे सामने एक समस्या आई कि जितना हम उसमें खाद लगा रहे हैं, जितनी हम आपका सिंचाई कर रहे हैं, जितना आपका पेस्टिसाइड हम लोग ले रहे हैं, जमीन से हम जितना आपका प्रोडक्शन ले रहे हैं, क्या जमीन उसको आपका सहन कर पाएगी? क्या जमीन की जो आपका प्रोडक्टिविटी है उसमें कुछ अंतर आएगा? क्या आपके जमीन पे कुछ आपका फर्क पड़ेगा? जमीन की जो आपकी गुणवत्ता है वो आपकी खराब हो जाएगी, अच्छी रहेगी, या और बढ़ेगी या घटेगी? आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं और पता लगता है आपको क्या नए डाटे आपके सामने आते हैं। इसीलिए अब देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके सामने है, क्या भूमि यह धारण धारण कर पाएगी? धारण का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। इन चीजों को क्या वो धारण कर पाएगी? अब देखिए, देखते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। आप जानते हैं भूमि क्या है? एक आपका प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि भूमि को आप नहीं बना सकते। 1 सेंटीमीटर लेयर बनने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं। अब आपका मिट्टी का निर्माण होता है, तो हम उसको नहीं बना सकते। तो कैसा है? एक प्राकृतिक आपका संसाधन है। क्लियर है? इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज क्या बताइए? सावधानी पूर्वक। हमको बहुत अच्छे से बड़े सोच समझकर इसका प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक रिपोर्ट के संकेत मिले हैं। किसके? ध्यान दीजिए, वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट दी है, उसके संकेत। संकेत का मतलब होता है किसी के बारे में आपका इंडिकेशन देना।
कि आप ये मत कीजिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है। तो वो क्या होते हैं, संकेत, डायरेक्शन होते हैं आपके लिए। जैसे हम बोलते हैं आपको कि बेटा पढ़ लीजिए, नहीं तो परीक्षाओं में नंबर कम आएंगे, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन है, ये संकेत है। तो ऐसे ही वैज्ञानिकों ने कृषि के बारे में, खेती के बारे में कुछ आपको डायरेक्शन दिए हैं कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग किया है। कह रहे जो नई एग्रीकल्चर पैटर्न आई है, उसने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर लिया है, अति उपयोग कर लिया है। और अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 का समय है, के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग, इसके उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कम हो गई है। यानी कि जो आपने खाद, बीज, पानी, नई नई चीजों को जो आपने प्रयोग करा है, उससे क्या हो गई है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कैसी हो गई है, कम हो गई है, घट गई है। अब आज मान लीजिए कोई लैंड थी, उस लैंड में पहले नॉर्मल ही बिना कुछ खाद पानी के ही 5 कुंटल या 5 कुंटल आपके हेक्टेयर का निकलता था। आपने उसमें अच्छे बीज बोए, आपने सिंचाई करी, आपने खाद बीज लगाया, उसी 5 कुंटल पहले निकला है नॉर्मल 5, और उसके बाद हो गया 25। लेकिन जैसे ही आपने ये काम 10-5 साल, 2-4 साल किया, उसके बाद जमीन में से कुछ पैदा ही नहीं हुआ, वो वापस 5-10 पे पहुंच गई या 5 पर पहुंच गई। क्लियर है? तो आपने क्या कर दिया, आपने जमीन की जो आपका गुणवत्ता थी, अधिक खाद और सिंचाई के प्रयोग से उसको नष्ट कर दिया। अगर जिस खेत में 25 कुंटल हेक्टेयर का आपका गेहूं निकल रहा है, अगर आज आप उसमें बिना खाद के कोई फसल उगाओगे, तो यकीन मानिए वो 3 से ऊपर नहीं जाएगा, जो पहले नॉर्मल ही 5 दे रहा था। तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आप खाद बीज का प्रयोग करो, लेकिन अति मत करो कि नहीं पड़ोसी के खेत में 20 का हुआ है, मैं 40 का निकाल दूंगा, तो और खाद और यूरिया डाल रहे हैं। और आप देख रहे हैं अति खाद का प्रयोग करने से इसके सारे इफेक्ट हमारी बॉडी में आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई आपका फंगीसाइड का कोई मैंने आपका स्प्रे करा किसी कीटाणु को मारने के लिए, और आप जानते हैं जब कोई फूल या फल आता है तो हम लोग आपका स्प्रे करते हैं, और वो स्प्रे कहाँ जाता है, फल के या पौधों के या आपके सब्जी, गेहूं, चावल के अंदर चला जाता है, उसको बाद में हम खाते हैं। तो उसका कंटेंट जो आपका परसेंटेज है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। पहले आप देखिए गांव में ना कोई शुगर था, ना किसी को बीपी, ना किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। आज देखिए सबको घुटनों की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की समस्याएं हैं, बीपी की समस्याएं हैं, सबको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और आम रूप में पूरे वर्ल्ड में शुगर कैपिटल बन चुका है भारत। तो ये क्यों बढ़ रही हैं? क्या कभी आपने गौर किया? आप लोग बड़े हो रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या आपने महसूस किया कि गांव में शुगर बढ़ रही है, बीपी जैसी बीमारी बढ़ रही, जो आपका नॉर्मल है, जिसे हम आपका अगर रोज का 2 किलोमीटर भी वॉक कर लें, हम उसको बहुत आपका नॉर्मल कर सकते हैं। बीपी क्या है, हमारा रक्तचाप, जो हमारा रक्त ताप दाब है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी बीमारियां कहाँ से पैदा हो रही है? तो ये सारी बीमारियां जब हम अपने खाने की फसल में ही आपका कीटनाशक और उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग करेंगे, जब हम अपनी फसलों में जहर बो रहे हैं, तो जहर कहाँ जा रहा है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर तो आ रहा है। हम उसको डायरेक्ट नहीं खा के आपके इनडायरेक्ट खा रहे हैं। भाई मान लीजिए मुझे गेहूं अच्छा उगाना है, तो मैं उसको पानी दूंगा, चलो कोई बात नहीं पानी से, फिर मैंने उसके ऊपर खाद लगाया, यूरिया, फिर मैंने पोटास, मैंने जिंक, मैंने नाइट्रोजन, उसके बाद आपकी तरह तरह की फसल, उसके बाद जैसी फसल आई उसकी बाली निकली, मैंने 2-4 आपके स्प्रे कर दिए। वो सारा कंटेंट कहाँ जा रहा है? धरती में जा रहा है, आपके पौधे में जा रहा है, पौधा उसको खींच रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। वो किसके अंदर जा रहा है? जो उसकी फसल है। उस फसल को कौन खा रहे हैं? यानी कि हम। यानी कि हम अपने लिए ही जहर छिड़क रहे हैं और खुद जहर खा रहे हैं। इसलिए सरकार क्या चाहती है कि भैया आप कम से कम इन चीजों का प्रयोग ना करो, आप गोबर की खाद का प्रयोग करो। आपको स्प्रे करना है, आप नीम के पत्ते आप पानी में भिगो, गर्म पानी में उसको उबालो, आप लस्सी का मट्ठे का स्प्रे करो नीम के पत्तों के साथ। बहुत सारी वैरायटी निकली है। पहाड़ों में आप जाके देखिए, आज भी यूरिया खेतों में प्रयोग नहीं होता, गोबर की खाद गेरते हैं वहीं। मूली, गाजर, सलजम, साग, मंडवा, गेहूं, धान आप लोग पैदा करते हैं ना गांव में, दिखता है। बहुत कम गेरते हो ना खाद,
तो आप मान लीजिए एक बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में, होटल से खाने से वो खाना बेकार हो सकता है, लेकिन आपका खाना शुद्ध और प्राकृतिक है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपको मिला है। कभी मौका मिले, अगर आपको मेरी बात लगे, आप उसको चेक करिएगा। नॉर्मल सा बता रहा हूं, एक धनिया है जो आजकल आपका सीजन है धनिया का, आप धनिया आपने तोड़ा, आप उसकी खुशबू को महसूस कीजिए। उसकी खुशबू आपको पहाड़ में जो चीज आपको पैदा हुई है बड़ी यूनिक लगेगी, वही चीज आप शहर में देखिए, धनिया में खुशबू गायब हो गई है। क्या कारण है? कि वो धनिया तो है, लेकिन वो धनिया कैसा है? यूरिया का धनिया है, उस पर स्प्रे किया गया है। लेकिन आपका धनिया किसमें उतरा है? गोबर की खाद में, पेड़ों के पत्ते में उगा है। उसमें प्राकृतिक गुण है, वो नेचुरल है। आई समझ में? चाहे आपका धनिया बड़ा ना हो भले, लेकिन उसमें खुशबू, उसकी क्वालिटी बहुत अलग होती है। ये चीज मानते हो कि नहीं मानते? तो आपको समझाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट जो खाना हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं उसमें कम से कम उर्वरकों का आपका प्रयोग। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, हमारी क्लास समाप्त यही होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे, महसूस करेंगे और आपका देखेंगे। तो बच्चों, मुझसे आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।